अम्मा हो सकता है इस बार मैं घर वापस ना आ पाऊं, और अगर आऊं भी तो शायद तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन मैं किसी भी हालत में वापस आऊंगा। मुझे वचन दो कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी, बल्कि पूरे गर्व से सर उठा के मुझे अंतिम विदाई दोगी। अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा एक भारतीय फौजी अपनी मां से ये कहता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मां अपने बेटे से कुछ बोल पाती, AK-47 राइफल का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस मां के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपुजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती है कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थी, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था और अब अपने हाथों में IED लिए बेहद सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का IED लिए ये मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42वीं राष्ट्रीय राइफल का महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला ये मेजर जो आज की रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशाही करने वाले इस भीम का नाम था ऋषि राज लक्ष्मी नायर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मार्च 2017 में मेजर ऋषि के लिए आज की सुबह रूटीन से काफी अलग थी, क्योंकि उनकी यूनिट ने स्थानीय पुरुषों के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। शुरुआत में तो इस कैंप के लिए लोगों के मन में ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि इस कैंप का आयोजन उनके अपने खान ने किया है, तो देखते ही देखते लोगों की कतार कई गुना लंबी हो जाती है। त्राल के स्थानीय लोग मेजर ऋषि को खान कहकर बुलाते थे। 2 साल पहले त्राल आए मेजर ऋषि अच्छी तरह जानते थे कि आतंकियों से ग्रस्त इलाके में उनको ऑपरेट करना है तो स्थानीय लोगों के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए वो पहले दिन से ही स्थानीय लोगों के बीच घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। वो उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अपना बटुआ भी खाली कर देते हैं। दोपहर आते आते कैंप में आने वाले लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो अपने सीनियर को फ़ोन कर कैंप की टाइमिंग बढ़ाने के लिए कहते हैं। दोपहर के करीब 4 बज चुके थे और मेजर ऋषि कैंप में आने वाले लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर रहे थे कि तभी उनके पास उनके CEO की कॉल आती है। ऋषि, मेरे पास अभी अभी एक इनपुट आया है। हमारा एक हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छुपा हुआ है। एंड गैस हु? आकिब मौलवी। मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी कोई आम आतंकी नहीं था। अवंतीपुरा में जन्मे इस हिजबुल कमांडर को वाणी 2.0 भी कहा जाता था, और वो इसलिए कि वाणी की तरह ही ये भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में अच्छी खासी महारत रखता था।
भारत सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने और कश्मीर के नव युवकों का ब्रेन वॉश करने में आकिब ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म का पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता आ रहा था। आंखों में सुरमा लगाने वाला ये शातिर आतंकी सोशल मीडिया स्किल्स के अलावा भारतीय फौज के ऊपर अटैक्स ऑर्गेनाइज करने और खुद को छिपाए रखने में भी अच्छी खासी महारत रखता था और उसकी यही स्किल्स उसे बहुत ही जल्द ISI की नजरों में ले आई थी। और यही कारण था कि बिना समय गवाए मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ हाफू गांव के लिए निकल जाते हैं। उन्हें मिली इंटेलिजेंस के अनुसार आज आकिब मौलवी हाफू गांव में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी सैफुल्ला उर्फ उसामा भी छुपा हुआ था। 4 बजे के आसपास मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। इस समय तक CRPF और J&K पुलिस की यूनिट्स भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि यूनिट्स को पत्थरबाजों पर काबू करने का आदेश देते हैं ताकि उनकी टीम अपने शिकार पर फोकस कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि यदि पत्थरबाजों की इस भीड़ ने उन्हें और उनकी टीम को दबा लिया तो आकिब मौलवी अपने बचकर भाग निकलने में एक और सफल एस्केप जोड़ लेगा, और जो आज वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे। किसी तरह पत्थर बरसा रही भीड़ को चीरते हुए मेजर ऋषि और उनकी QRT गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मेजर ऋषि QRT को 2 टीम में बांट देते हैं और घरों की तलाशी लेने का ऑर्डर दे देते हैं और खुद भी अपने बड़ी के साथ घरों को क्लियर करने में जुट जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद एक के बाद एक घरों को क्लियर करने के बाद जब मेजर ऋषि बाहर खुले में आकर खड़े होते हैं, गाँव की जिस गली में वो खड़े हुए थे उसके एक सिरे पर पुलिस वालों से घिरी भीड़ पत्थर फेंक रही थी और दूसरे सिरे पर एक खुला जंगल था। वो दोनों किसी भी दिशा में भाग सकते हैं और हो सकता है कि शायद अब तक भाग भी चुके हों। अभी मेजर ऋषि ये सोच ही रहे थे तभी उनकी नजर घरों के पास खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। उनसे कुछ दूरी पर खड़े लोग पत्थरबाजों का हिस्सा नहीं थे, इसलिए मेजर ऋषि उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनमें से एक आदमी मेजर ऋषि को लगातार ले जा रहा है। मेजर ऋषि भी इस आदमी के ऊपर अपनी आंखें टिका लेते हैं और तभी उस आदमी की आंखों से एक घर की तरफ इशारा करती है। इस गांव वासी से इशारा मिलते ही मेजर ऋषि उस घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जंगल की दिशा में लगभग 200 मीटर आगे जाने के बाद एक घर के बाहर रुकते हैं और फिर पीछे मुड़ उसी आदमी की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आकिब और उसका साथी इसी घर में अंदर छिपे हुए हैं। मेजर ऋषि तुरंत अपनी टीम को इस घर के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दे देते हैं और वो जानते थे कि अगर वाकई दोनों आतंकी इस घर के अंदर छिपे हुए हैं तो वो सर से पैर तक हथियारों से जरूर लदे होंगे। इसके लिए वो अपनी टीम के साथ घर के बाहर वाली दीवार के पीछे कवर लेते हुए मेजर ऋषि लाउड स्पीकर उठाकर कहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाइए। हमें आपको नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं। इन दोनों आतंकियों को सरेंडर नहीं बल्कि मारने और मरने के लिए ट्रेंड किया गया था। मेजर ऋषि की बात यह पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की दूसरी मंजिल से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल पे छिपे आकिब और सैफुल्ला अपनी पोजीशंस बदलते हुए AK-47 से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। J&K पुलिस और CRPF भी बिना टाइम गवाए इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण गन फाइट का आरंभ हो जाता है। गन फाइट जो अगले एक क्षण के बिना रुके अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही चलने वाली थी। फौज और आतंकियों के बीच शुरू हुए इस गन फाइट को पूरे 2 घंटे हो चले थे। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये कोई आम सिविलियन घर नहीं है बल्कि विशेष तौर पर बनाया गया हिजबुल का सेफ हाउस है, जिसके अंदर इतना असला और बारूद स्टॉक किया गया है कि आतंकी बहुत देर तक गन फाइट कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर कितनी देर तक।
सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले ही मेजर ऋषि अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईईडी उठाते हैं और पीछे से मिल रही कवर फायरिंग की सुरक्षा में बाहरी दीवार को फांद घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि के पीछे उनका बड़ी लांस नायक आवेश कुमार भी दूसरी मंजिल की तरफ कवर फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद 42 RR के ये दोनों फौजी घर के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। अभी मेजर ऋषि आईईडी को दरवाजे पर प्लांट कर रहे होते हैं कि अचानक दूसरी मंजिल से हो रही फायरिंग रुक जाती है। साफ था कि आतंकी उनके इरादों को भांप चुके थे और अब अपने को बचाने के लिए वो लगातार पोजीशंस बदल रहे थे। दरवाजे पर आईईडी प्लांट करने के बाद मेजर ऋषि अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा करते हैं और खुद भी अपने बडी के साथ एक दीवार का कवर ले डेटोनेट का बटन दबा देते हैं। जमीन को दहला देने वाला एक धमाका होता है और देखते ही देखते इस घर का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसी धमाके से एक पत्थर का टुकड़ा बहुत तेजी से आ मेजर ऋषि के हेलमेट के नीचे उनके माथे पर लग जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनके माथे से एक खून का फव्वारा छूट पड़ता है। हिजबुल के इस सेफ हाउस का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका था। मेजर ऋषि और उनका बड़ी बाउंड्री वॉल के पीछे आ चुके थे और लगभग 15 मिनट की चुप्पी के बाद एक बार फिर दूसरी मंजिल से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। मेजर ऋषि का एक साथी उनके माथे से रिस रहे खून को रोकने के लिए उनकी पट्टी करना शुरू कर देता है और इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। मेजर साहब एक बार फिर घर की तरफ बढ़ेंगे, कवर फायरिंग के लिए तैयार रहें। इधर 42 RR की QRT को मैसेज मिलता है और उधर मेजर ऋषि फिर उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में आईईडी नहीं बल्कि मोलोटोव कॉकटेल्स थी। कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद मेजर ऋषि मोलोटोव कॉकटेल्स को घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये घर पूरी तरह आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। मेजर ऋषि को यह लग रहा था कि खुद को आग से बचाने के लिए आतंकी घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग 20 मिनट तक धू-धू करने के बाद आग की लपटें शांत हो चुकी थी। घर का ज्यादातर हिस्सा कोयले में तब्दील हो चुका था, लेकिन आकिब और सैफुल्ला अभी भी घर से बाहर नहीं निकले थे। आग की चंद लपटों को झटपटाते हुए देख मेजर ऋषि का मन भी झटपटाने लगता है और उनकी एक और टैक्टिक्स फेल हो चुकी थी। कहीं ये पूरा ऑपरेशन ही फेल ना हो जाए, इसका विचार मात्र ही मेजर ऋषि को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा था। आधी रात होते होते कर्नल नीरज भी साइट पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सर मैं एक बार फिर आईईडी लेकर घर के अंदर जाना चाहता हूँ। मेजर ऋषि की ये बात सुन कर्नल नीरज ने कुछ ऐसे देखने लगते हैं जैसे अपने जीवन में वो पहली बार किसी पागल दीवाने को देख रहे हों। अपने माथे पे लगी पट्टी को तो देखो, खून से लबालब हो चुकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना खून बह चुका है। इससे पहले कि कर्नल नीरज की यह बात पूरी होती है, अत्यंत व्याकुल मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज बिलीव मी, आई एम 100% फिट। सर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेजर ऋषि की बात सुन थोड़ी देर सोचने के बाद कर्नल नीरज उनसे कहते हैं, ठीक है, कोई और आईडी लेकर अंदर चला जाएगा, तुम यही रहो। सर ये मेरा ऑपरेशन है, मैं ही जाऊंगा, प्लीज सर मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाने की परमिशन दीजिए। आखिर अपने जिद्दी ऑफिसर के सामने कर्नल को हार माननी ही पड़ती है। इस बार मेजर ऋषि अपने एक्सपर्ट्स को 15-15 किलोग्राम की 2 आईईडीज असेंबल करने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही मिनटों में 2 आईईडीज तैयार कर रख भी देता है। लेकिन जैसे ही मेजर ऋषि उनमें से एक विस्फोटक को अपने हाथ में उठाते हैं, उन्हें एक अजीब सा पूर्वाभास होने लगता है। पूर्वाभास जिसमें सींग उठाए काला स्याह भैंसा मेजर ऋषि को घूरते हुए हुंकार भर रहा था। अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहे मेजर ऋषि की आंखों में उनका पूरा जीवन फ्लैश होने लगा था।
केरल के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसे पा देश के लगभग 90% लोग शायद जिंदगी भर के लिए संतुष्ट हो जाते, लेकिन मेजर ऋषि उस 90% लोगों में नहीं थे। एक साल बाद वो एसएसबी का एग्जाम क्लियर कर एयर इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। लेकिन इस सरकारी नौकरी में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। इसका कारण था कि इंडियन आर्मी का वो कीड़ा जो उन्हें बहुत बुरी तरह काट चुका था। इसलिए वो एसएसबी का एग्जाम देते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर आईएमए देहरादून पहुंच जाते हैं। 2009 में उन्हें आर्मी की मैकेनाइज इन्वेंट्री में प्रमोट कर दिया जाता है। इस इन्वेंट्री में रहते हुए मेजर ऋषि अगले 5 सालों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कोंगो में इंडिया के यूएनबी की फोर्स के साथ भी सर्व करते हैं। कोंगो में पोस्टिंग के दौरान जब वो घर आते हैं तो उनकी शादी भी हो जाती है और कोंगो में अपना मिशन पूरा कर भारत लौटने के बाद उनका कॉम्बैट पोस्टिंग का सपना भी पूरा हो जाता है। सपना वो जो आर्मी ज्वाइन करने के पहले दिन से ही वो देखते आ रहे थे। 2015 में उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के साथ त्राल सेक्टर में पोस्ट कर दिया जाता है। और अगले 2 साल बाद त्राल के इस गांव में खड़े मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह फ्लैश हो रहा था। शायद यही कारण था कि केरल में गहरी नींद में सो रही वो अपनी माँ राजलक्ष्मी को फोन कर ही देते हैं। अपने नाम में पिता की जगह अपने माँ का नाम लगाने वाला ये फौजी बेटा अपनी जान दांव पे लगाने जा रहा था और ऐसा करने से पहले वो सिर्फ एक बार अपनी माँ की आवाज सुनना चाहता था। गोलियों की आवाज सुनते ही मेजर ऋषि की मां के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। मेजर ऋषि कई बार हेलो हेलो करते हैं और जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो दूसरी आईडी उठा घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि भी जानते थे कि उन्हें अपनी मां को फोन नहीं करना चाहिए था। वो अब सारी रात नहीं सो पाएगी और भगवान के सामने बैठ प्रार्थना करती रहेगी और अब दोबारा फोन कर दिलासा देने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। इधर मेजर ऋषि घर के अंदर घुसते हैं, उधर दोनों आतंकी दूसरी मंजिल से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि अब उनकी झटपटाहट बेहद घातक रूप ले चुकी थी। अपने पेट के बल अंदर घुसने के बाद मेजर ऋषि ग्राउंड फ्लोर पर 2 आईडीज को घर के सुरक्षित बचे हिस्से में प्लांट कर देते हैं। एक बार फिर घर से बाहर निकल भागना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि अपने वॉकी टॉकी से अपने बड़ी को 20 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करने का आदेश दे देते हैं। काउंटडाउन जिसके पूरा होते ही एक्सपर्ट को अपने रिमोट में लगा डेटोनेट का लाल बटन दबा देना था। इधर लांस नायक आवेश कुमार काउंटडाउन शुरू करते हैं और उधर मेजर ऋषि घर की विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं। 2 आईडीज का मतलब था 2 गुना तीव्रता और 2 गुना तबाही। 13, 12, 11, 10 रुक जाओ बटन मत दबाना, आई रिपीट बटन मत दबाना। डेटोनेट में सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे कि तभी मेजर ऋषि की तरफ से काउंटडाउन रोकने का ऑर्डर आता है। घर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद अचानक मेजर ऋषि को यह लगता है कि यदि इन आईडीज को घर के और भीतर प्लांट किया जाए तो कई गुना प्रभावशाली साबित होगी। इसलिए वो अपनी टीम को इंतजार करने का ऑर्डर देते हैं और एक बार फिर घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरी बार जब घर के अंदर घुसे मेजर ऋषि जैसे ही उनमें से एक आईडी को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो उनकी नजर टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही एक परछाई पर पड़ती है। इधर मेजर ऋषि का हाथ अपनी राइफल के ट्रिगर पर जाता है और उधर दुश्मन की बंदूक से निकली कई गोलियां उनको सीधा आकर लगती हैं। उनके पैर हवा में उठ जाते हैं और शरीर जमीन पर गिरने लगता है। इसी दौरान वो अपनी राइफल से उस पर एक भीषण अग्निवर्षा कर डालते हैं।
एक तरफ तो उस आतंकी का शरीर सीढ़ियों से रेत की बोरी की तरह नीचे गिर रहा था और दूसरी तरफ मेजर ऋषि भी जमीन पर पड़े होते हैं। इस समय तक मेजर ऋषि का आधे से ज्यादा चेहरा नीचे लटका हुआ था। वो बोल भी नहीं पा रहे थे और उनकी दृष्टि भी धुंधली पड़ती जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी ये मलयाली बब्बर शेर अपने चेहरे से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में संभालता है और दूसरे हाथ से फायरिंग करता हुआ कमर के बल इस मौत के पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। इसी तरह मेजर ऋषि दरवाजे तक पहुंचते हैं तो लांस नायक आवेश कुमार की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मेजर ऋषि अपना एक हाथ उठा उसे वहीं रुकने का ऑर्डर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि दूसरा आतंकी अभी भी जिंदा है और वो अपने बड़ी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी टीम को वचन जो दिया था। मेरे होते हुए तुम ताबूत या व्हील चेयर पर अपने घर नहीं जाओगे। वैसे तो तुम लोग मेरी असली ताकत हो, लेकिन फिर दुश्मन की बंदूक से निकली हर गोली को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। और आज 2 साल बाद भी मेजर ऋषि इस हालत में भी अपना वचन भली भांति निभा रहे थे। लेकिन इस समय तक कोई भी नहीं जानता था कि दूसरा आतंकी सैफुल्ला भी दूसरी मंजिल पर मरा हुआ पड़ा है। इस बात से अनभिज्ञ मेजर ऋषि किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और 3 फीट ऊंचे घर के चबूतरे से अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। उनके नीचे गिरते ही लांस नायक आवेश कुमार के साथ 2 और फौजी उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और लांस नायक दूसरी मंजिल की तरफ फायरिंग करने लगते हैं और बाकी 2 फौजी मेजर ऋषि को खींच कंपाउंड से बाहर ले जाते हैं। एनकाउंटर साइट से एक सुरक्षित दूरी पर ले जाने के बाद जीप में डाल मेजर ऋषि को पास ही बने हेलीपैड पर ले जाया। मेजर ऋषि की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पिछली सीट पर सीधे बैठे हुए थे। जीप में बैठा दूसरा मेडिकल फौजी उनके चेहरे को घूरे ही जा रहा था और वो जानता था कि उसके पास जो मेडिकल का सामान है वो उससे उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ देर बाद मेजर ऋषि को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में लाया जाता है। इधर नीचाई पर उड़ता यह हेलीकॉप्टर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर मेजर ऋषि की टीम का एक फौजी उनकी पत्नी को फोन मिलाता है। मेजर ऋषि की पत्नी अनुपमा भी इंडियन आर्मी में ही एक मेजर थी और इस समय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 92 बेस हॉस्पिटल में ही सर्व कर रही थी। जब उनकी यूनिट से फोन आया तब मैं मेजर ऋषि की कॉल का इंतजार करते हुए जाग ही रही थी। मुझे लगा कि उन्हीं का फोन होगा, लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो मुझे पता चला कि उन्हें तो बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं और मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई और ट्रॉमा वार्ड में उनका इंतजार करने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मेजर ऋषि की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते एक डॉक्टर उनके पास आ जाता है और ये डॉक्टर जो अपने जीवन में हर प्रकार के केस को देख चुका था, जब वो मेजर ऋषि के चेहरे को देखता है तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ जाता है। काफी ज्यादा खून बहने के कारण मेजर ऋषि की आंखें बंद होने लगती है तो उनके पास खड़ा ये डॉक्टर उनको उठाने लगता है। मेजर आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। अपने आधे से ज्यादा चेहरा खो चुके मेजर ऋषि चाहकर भी नहीं बोल पा रहे थे, इसीलिए वो अपना बायां हाथ उठा थम्स अप का इशारा कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा चुके डॉक्टर को हिम्मत देने के लिए अपने दाएं हाथ से डॉक्टर के हाथ को हल्के से दबाने लगते हैं। 92 बेस हॉस्पिटल में जरूरी इमरजेंसी प्रोसेस पूरा करने के बाद मेजर ऋषि को दिल्ली स्थित आर्मी के प्रतिष्ठित रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाने को कहा जाता है और अगले दिन की सुबह मेजर ऋषि अपनी पत्नी के साथ इंडियन एयरफोर्स के C-130 विमान से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इसी दिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी का एक संगठन है, आकिब और सैफुल्ला की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक बयान जारी करता है।
हफीज मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी और सैफुल्ला उर्फ ओसामा कश्मीर के दो चमकते हुए सितारे थे। वो ऐसे हीरे थे जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी और इन दोनों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीर के इन दो सितारों को बुझाने वाले मेजर ऋषि को कुछ दिनों बाद बैठने और उठने के लिए परमिशन दे दी जाती है। 8 सर्जरी और अत्यंत भीषण इलाज के बाद जब मेजर ऋषि बोलने की हालत में आते हैं तो सबसे पहले 18 तारीख का अखबार मांगते हैं। वो अपने हाफू गांव में किए गए ऑपरेशन की खबर जानना चाहते थे। एक ऐसा मिशन जिसमें वो कई बार मौत के नरक में घुसे थे और घुसकर वापस भी आए थे। दिल्ली के R&R हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनकी मां उनसे मिलने आती है। उनका बेटा अपने आधे से ज्यादा चेहरा पूरी जिंदगी के लिए खो चुका था, लेकिन अपने बेटे का पट्टियों से बंधा चेहरा देखने के बाद इस मां की आंखें नम नहीं होती, क्योंकि पिछली रात उन्होंने अपनी मां से वचन जो लिया था। मेजर अनुपमा ने आने जाने वाले लोगों को साफ बोल रखा था कि कोई भी उनके पति के सामने रोएगा नहीं, क्योंकि वो अपने पति के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो बाकी दुनिया को नहीं पता था। मेजर ऋषि हमेशा से एक मॉडल भी बनना चाहते थे। लोगों के रोने से मना करने वाली अनुपमा लोगों से छुप छुप कर बहुत रोया करती थी और उनको अपने पति की वो बातें याद जो आ रही थी। यार अनुपमा, मैं आर्मी से परमिशन लेकर कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट करूंगा, बोलो क्या कहती हो। आईने के सामने खड़े होकर मेजर ऋषि अलग अलग पोज बनाते हुए ये कहते थे और फिर दोनों हंसने लगते थे। मेजर ऋषि से मिलने आए लोगों में उस समय के आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत भी शामिल थे। जब से उनको अपने मेजर की वीरता और चोटों के बारे में सुना था, वो खुद हॉस्पिटल जा उनसे मिलना चाहते थे। आर्मी चीफ के साथ हुई इस मुलाकात को आज भी याद करते हुए मेजर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। in the Indian Army.